हेलो। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के जो बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो सभी ध्यान से देखिएगा। पहला चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, इतिहास का है। इसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा जो कि 4 नंबर का होगा और एक ही प्रश्न होगा। तो इसको आपको सही तरीके से करना है क्योंकि ये नंबर स्कोरिंग मार्क्स है जिनसे आपका जो फाइनल स्कोर होगा उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल में रहेंगे। तो पहला सवाल जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि जर्मनी के एकीकरण को समझाइए, है ना। जैसा कि जर्मनी या इटली का एकीकरण कैसे हुआ था उसको आपको समझाना है ना। तो उसमें आपने समझाने से पहले आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण में विकास कैसे हुआ, किस किस का योगदान रहा था, इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ जर्मनी में, तो उसमें लिखना है आपको कि जर्मनी में मध्यम मार्ग के लोग थे, उन्होंने फिर उसका विकास करना चाहा था, तो राष्ट्रीयता फैली थी जर्मनी में। फिर आता विभिन्न क्रांतियों का प्रभाव, है ना। उसी दौरान क्या है, फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी। एक और हम पढ़ते हैं कि यूनान में क्रांति हो चुकी थी, वो देश आज़ाद हो चुके थे। तो उनको देखकर जर्मनी वालों ने भी सोचा कि वो भी क्या हो, आज़ाद हो, तो इसलिए उन्होंने क्रांति कर ली थी। उसके बाद आपको योगदान लिखना है कि किस किस का योगदान था, है ना, जर्मनी के एकीकरण में। तो हम पढ़ते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान ओटोमन बिस्मार्क का था, है ना। बिस्मार्क प्रधानमंत्री था राजा का, जर्मनी के जो राजा थे उनका। तो उनके बारे में हमें संपूर्ण रूप से लिखना है। फिर आगे बिस्मार्क का योगदान लिख के आप विजय दिवस के बारे में लिखेंगे कि जब राजा विलियम को जर्मनी का नया सम्राट बना दिया तो उसका फंक्शन कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, वो लिखना है। फिर दूसरा एक सवाल आता है कि रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं और इसका राष्ट्रीयता के विकास में क्या योगदान रहा था। तो जैसा कि हम देखते हैं, रोमानीवाद एक कला होती है जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी देश के लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सकते हैं, जिससे क्या हो, लोगों में उस देश के प्रति या अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। तो इसमें इम्पोर्टेंट रोल किस किस का रहता है रोमानीवाद में। तो रोमानीवाद में देखिए तो एक तो लोक संस्कृति का, कि वहाँ की संस्कृति कैसी है ना, उनका संगीत कैसा है, उनके काव्य कैसे हैं, उनकी कृतियाँ कैसी हैं, जिसके माध्यम से हम प्रचार कर सकते हैं कि नहीं भाई हमारा देश सबसे क्या होगा, बेस्ट होगा, है ना। ये उसके बाद आती भाषा आती है ना, कि हमारे देश की भाषा है, उस भाषा को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, उस भाषा के माध्यम से हम अपने देश का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि संगीत आता है कि हमारे देश का संगीत कैसा है, संगीत के आधार पर हम उसका विकास कर सकते हैं। तो रोमानीवाद में आपको ये लिखना है। फिर एक नेक्स्ट सवाल है कि 19वीं सदी में राष्ट्रों के विकास किस आधार पे हुए थे ना। जो 19वीं सदी में जो विकास हो रहे थे अलग अलग राष्ट्रों के, उनका आधार क्या था भाई, है ना, कैसे हम उनका विकास करेंगे, है ना। तो ये राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर सारे के सारे विकास हो रहे थे, है ना। जैसे हम जर्मनी देखें तो जर्मनी वालों ने संसद बनाई, है ना, फ्रैंकफर्ट संसद। फिर उसमें बिस्मार्क की भूमिका थी, फिर विजय दिवस मनाया गया, फिर उसमें मैजिनी का योगदान। इटली का विकास हम जब देखते हैं तो इटली में देखते हैं ना मैजिनी ने सबसे पहले क्या किया था, 2 संगठन बनाए थे, यंग यूरोप, यंग इटली। इसके माध्यम से उसने इटली के विकास की नींव रखी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें मैजिनी के बाद मलिक काफूर का योगदान रहा, जो सार्डिनिया पीडमान के राजा उनका प्रधानमंत्री था, है ना, विक्टर इमैनुअल का। फिर हम गैरिबाल्डी का देखते हैं कि गैरिबाल्डी ने क्या क्या किया, है ना। एक आम आदमी होते हुए गैरिबाल्डी ने इटली के विकास में बहुत सारा योगदान दिया, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं विक्टर इमैनुअल जो सार्डिनिया का राजा था, उसने भी सबसे बड़ा योगदान किया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इटली का जो एकीकरण था वो संपूर्ण हुआ 1861 में, और जर्मनी का 1871 में किया था हमने। ये जैसा कि आप देख रहे हैं 1871 में पूरा हुआ था। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला हम देखेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे
कि कैसे कैसे किस किस टाइप के सवाल आपके आ सकते हैं ना। अगला चैप्टर आपका भारत में राष्ट्रवाद है, उसको देखेंगे। थैंक यू।